5.1 परिचय। पिछले भाग में आपने शहरी समाजशास्त्र के बुनियादी विचारों के बारे में सीखा। यह कहाँ से आया और कैसे विकसित हुआ। यह जानना महत्वपूर्ण है कि 19वीं शताब्दी में शहरी समाजशास्त्र का विकास समाजशास्त्र के साथ साथ हुआ। इसका मतलब यह है कि सामान्य समाजशास्त्र और शहरों के अध्ययन पर केंद्रित शाखा दोनों समान मूलभूत विचार और प्रक्रियाएं साझा करते हैं। शहरी समाज और इसकी विशेषताओं को समझने के कुछ प्रमुख तरीकों में विकासवादी दृष्टिकोण, विभाजित दृष्टिकोण, पारिस्थितिक दृष्टिकोण और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण शामिल है। इस अनुभाग में आप आक्रमण, उत्तराधिकार, एकाग्रता, केंद्रीकरण और अलगाव जैसी अवधारणाओं की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि को समझने के लिए इन सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का पता लगाएंगे। 5.2 शहरी सिद्धांत और प्रमुख परिप्रेक्ष्य। प्रारंभिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत जैसे कि विकासवादी सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत और संरचना कार्यात्मक सिद्धांत जीव विज्ञान से प्रभावित थे। इन सिद्धांतों ने जैविक सादृश्य मॉडल का उपयोग करते हुए समाज की तुलना एक जीव से की। विचार यह था कि जिस तरह हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमारे पूरे शरीर को बनाए रखने और सहारा देने के लिए काम करता है, उसी तरह सामाजिक संस्थाएं समग्र रूप से समाज को बनाए रखने और सहारा देने के लिए काम करती है। इस सिद्धांत को संतुलन सिद्धांत भी कहा जाता है। हेनरी मेन ने स्थिति और अनुबंध के बीच अंतर किया, जबकि एल.एच. मॉर्गन ने समाजों को बर्बरता और सभ्यताओं में वर्गीकृत किया। ये दोनों विचार सामाजिक परिवर्तन और विकास के जैविक सिद्धांत पर आधारित थे। उनका मानना था कि विकास और शहरी सुविधाओं के उद्भव को चलाने वाली ताकतें आंतरिक और विकासवादी थी। फर्डिनेंड टोनीज और एमिल दुर्खीम ने इन अवधारणाओं की ओर खोज की। शास्त्रीय द्विभाजित दृष्टिकोण या टाइपोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य का शहरों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने शहर और ग्रामीण या लोक समाज के बीच एक आदर्श विरोधाभास पैदा किया। सर हेनरी मेन, फर्डिनेंड टोनीज, एमिल दुर्खीम, सिमेल और रेडफील्ड जैसे यूरोपीय सामाजिक सिद्धांतकारों ने सबसे पहले इस परिप्रेक्ष्य को विकसित किया। उन्होंने इसका उपयोग 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी औद्योगिक समाज में हो रहे नाटकीय परिवर्तनों को समझने के लिए किया। इस परिप्रेक्ष्य ने शिकागो स्कूल ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी को बहुत प्रभावित किया, जिसके बारे में आप बाद में और जानेंगे। टोनीज ने शहरी समाज के लिए गेसेलशाफ्ट और ग्रामीण समाज के लिए जेमिन्सचाफ्ट शब्द पेश किए। उन्होंने जेमिन्सचाफ्ट को समूह की पहचान पर आधारित माना, जबकि गेसेलशाफ्ट को व्यक्तिगत पहचान और स्वार्थ पर आधारित माना गया। यह भेद सिर्फ इस बारे में नहीं था कि लोग कहाँ रहते थे, इसमें वर्णन किया गया है कि गांवों और शहरों में जीवन कैसे व्यवस्थित किया गया था, जिसमें मानवीय संबंधों के भावनात्मक बनाम तर्कसंगत, व्यक्तिगत बनाम संविदात्मक, सांप्रदायिक बनाम व्यक्तिगत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। टैलकॉट पार्सन्स ने बाद में इस द्वंद्ववाद को परिष्कृत किया, जिसमें जेमिन्सचाफ्ट के लिए विशिष्टता, गुणवत्ता, प्रभावकारिता और व्यापकता जैसे गुणों पर जोर दिया गया, और गेसेलशाफ्ट के लिए सार्वभौमिकता, प्रदर्शन, भावात्मक तटस्थता और विशिष्टता पर जोर दिया गया। समाजशास्त्र के संस्थापक एमिल दुर्खीम ने भी समाजों के बारे में द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण का पालन किया। उन्होंने दो प्रकार की सामाजिक एकजुटता प्रस्तावित की, यांत्रिक एकजुटता और जैविक एकजुटता। यांत्रिक एकजुटता ने श्रम के अल्पविकसित विभाजन और दमनकारी कानून के साथ सरल खंडीय समाजों का वर्णन किया, जबकि जैविक एकजुटता ने बड़ी आबादी और विभेदित सामाजिक भूमिकाओं वाले अधिक जटिल समाजों को संदर्भित किया। दुर्खीम का मानना था कि शहरी जटिल समाज जैविक एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे,
जहां दमनकारी कानून की जगह पुनर्स्थापनात्मक कानून आएगा। उन्होंने तर्क दिया कि शहरीकरण की प्रक्रिया से समाज में नैतिक घनत्व बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप जैविक एकजुटता का उदय हुआ। श्रम का बढ़ता विभाजन और सामान्य मूल्यों से कार्यात्मक परस्पर निर्भरता की ओर बदलाव इस परिवर्तन को चलाने वाले प्रमुख कारक थे। एक अन्य प्रभावशाली समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भी शहरी जीवन और संगठनों का अध्ययन करने के लिए आदर्श विशिष्ट मॉडल का उपयोग किया। टोनीज और दुर्खीम के विपरीत, वेबर ने शहरों को ऐसे बाजारों के रूप में देखा जो सामाजिक एकजुटता को नष्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि शहर के निवासियों में स्वाभाविक रूप से आर्थिक क्षेत्र के प्रति वफादारी की भावना विकसित हुई, जिससे आंशिक रूप से स्वायत्त राजनीतिक इकाइयां बनी। वेबर का आदर्श प्रकार का शहर आर्थिक और राजनीतिक संगठनों पर केंद्रित था, जिसमें व्यापार, वाणिज्यिक संबंध, किलेबंदी, बाजार और अदालतें शामिल थी। हालांकि उन्होंने कहा कि आधुनिक शहरों में किले की कमी थी और वे राजनीतिक रूप से राष्ट्र-राज्यों के अधीन थे, जो मध्ययुगीन शहर के अंत का प्रतीक था। वेबर के पद्धतिगत लेखन एक निर्माण और एक आदर्श प्रकार के रूप में आधुनिक शहर की हमारी समझ का मार्गदर्शन करते हैं। संक्षेप में, टोनीज, दुर्खीम और वेबर सभी का उद्देश्य विश्लेषणात्मक द्वंद्ववाद के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों के बीच अंतर करना था। उन्होंने इन विरोधाभासों का उपयोग सामाजिक संपर्क के विभिन्न पैटर्न को समझाने के लिए किया, न कि केवल मानव बस्तियों के प्रकारों के बीच अंतर को समझाने के लिए। इस प्रकार ग्रामीण लोक समाज और शहरी जीवन के बीच का अंतर इन दोनों के बीच आदर्श प्रकारों के बीच अंतर पैदा करने में मदद करता है। शहरी समाजशास्त्र में पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य दो मुख्य विचारों पर बना है। यह समझना कि शहरी वातावरण सामाजिक संगठन और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। यह परिप्रेक्ष्य शहरों में सामाजिक जीवन के अध्ययन को शहरी स्थानों के निर्माण के रूप में देखता है। तो मानव पारिस्थितिकी इस बारे में है कि लोगों के समूह अपने परिवेश के अनुसार कैसे अनुकूलन करते हैं। पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र, भूगोल और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है। यह दृष्टिकोण 1950 के दशक में शिकागो विश्वविद्यालय में रॉबर्ट एजरा पार्क और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। पार्क का मानना था कि शहरी क्षेत्रों में पादप समुदायों जैसे प्राकृतिक वातावरण में समानताएं होती है। उन्होंने सोचा कि शहरों में समान सामाजिक विशेषताओं वाले समूह विशिष्ट क्षेत्रों में एकत्रित होंगे। पार्क के अनुसार मानव पारिस्थितिकी, जैसा कि समाजशास्त्री इसका उपयोग करते हैं, भूगोल या यहाँ तक कि मानव भूगोल के समान नहीं है। यह व्यक्तियों और पृथ्वी से उनके संबंध के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि समुदायों के भीतर लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। समुदाय केवल लोगों का समूह नहीं है, वे यह भी दिखाते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूह किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं। विशेष रूप से बड़े शहरों में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, जिससे अलग अलग पड़ोस बनते हैं। इन शहरों की कुछ भौतिक विशेषताएं भी हैं। इसलिए पारिस्थितिक विचार मानव स्थानों पर लागू होते हैं और यह प्रभावित करते हैं कि आवास, व्यवसाय, संस्थान, परिवहन और संचार के संदर्भ में शहरी क्षेत्र कैसे विकसित होते हैं। मानव स्थान कुछ बुनियादी नियमों का पालन करते हैं, जैसे सर्वोत्तम स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा, स्थान का कुशल उपयोग, पड़ोसी उपयोगों की अनुकूलता, जनसंख्या के आकार और संरचना में परिवर्तन, और आर्थिक विकास और गिरावट। रॉबर्ट पार्क का पारिस्थितिक मॉडल ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और एमिल दुर्खीम जैसे विचारकों से प्रभावित था, जो इस बात में रुचि रखते थे कि समय के साथ समाज कैसे बदलता है।
पारिस्थितिकी पर पार्क के विचारों को इन विचारों से आकार मिला और उन्होंने इन्हें शहरी क्षेत्रों के अध्ययन में लागू करने का प्रयास किया। सामाजिक जीवों के बारे में कॉम्टे और स्पेंसर के विचारों का समुदायों और समाजों के बारे में पार्क के विचारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मानव स्वभाव और व्यक्तियों और समाज के बीच संबंधों के बारे में पार्क की मान्यताओं में एमिल दुर्खीम का प्रभाव विशेष रूप से स्पष्ट है। पार्क ने लिखा कि लोग अपने सभी जुनून, प्रवृत्ति और भूख अनियंत्रित और अनुशासनहीन के साथ पैदा होते हैं। रॉबर्ट पार्क का मानना था कि मानव समाज के दो पहलू हैं। सबसे पहले, यह हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहां हम अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और दूसरों के साथ उपयोगितावादी संबंध बनाते हैं। दूसरा, यह हमारे सामूहिक समझौते और सामान्य लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। एक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत इच्छाएं एक सुपरऑर्गेनिज्म की तरह समग्र समाज द्वारा निर्देशित होती है। उन्होंने पहले पहलू को समुदाय और दूसरे को समाज कहा। जब पारिस्थितिकी की बात आती है, तो पार्क ने समाज के बजाय समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि दोनों के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उनके विचार में, एक समुदाय मानव संगठन का एक हिस्सा है, जहां आबादी अप्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अनजाने में अपने पर्यावरण को अपनाती है। यह पारिस्थितिक दृष्टिकोण सांस्कृतिक के बजाय मानव संबंधों के जैविक पहलुओं पर जोर देता है, हालांकि यह सामाजिक जीवन के अध्ययन में संस्कृति के महत्व की उपेक्षा नहीं करता है। इसके बजाय यह अचेतन और सामाजिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में जीवन के जाल का विचार पेश किया, जहां सभी जीव परस्पर निर्भरता या सहजीवन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रकृति में यह संतुलन अस्तित्व के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा का परिणाम है, जो विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या के आकार और उपयुक्त आवासों में उनके वितरण को नियंत्रित करता है। जीवन के बुनियादी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा प्रजातियों को एक दूसरे और उनके परिवेश के अनुकूल बनाने की ओर ले जाती है, जिससे अंततः विशेष जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग पर आधारित एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र बनता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः प्राकृतिक एवं स्वतःस्फूर्त है। स्थानिक और आर्थिक मतभेदों के बीच संबंध को समझाने वाली प्रमुख पारिस्थितिक अवधारणा प्रभुत्व है। डार्विन से प्रेरित पार्क ने सुझाव दिया कि किसी भी जीवित समुदाय में एक या अधिक प्रमुख प्रजातियां मौजूद होती है। इसी प्रकार मानव समुदायों में उद्योग और वाणिज्य हावी है, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शहरों में प्रमुख केंद्रीय स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। केंद्रीय स्थान के लिए यह प्रतिस्पर्धा शहर के अन्य सभी हिस्सों में भूमि मूल्यों को बढ़ाती है, जिससे विभिन्न कार्यात्मक समूहों के भूमि उपयोग पैटर्न को आकार मिलता है। जैसा कि पार्क नोट करता है, रणनीतिक स्थानों के लिए उद्योगों और वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच संघर्ष अंततः प्रभुत्व निर्धारित करता है, जो शहर के समग्र पारिस्थितिक पैटर्न और इसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच कार्यात्मक संबंधों को प्रभावित करता है। चिंतन और क्रिया 5.1 इग्नो के एक छात्र के रूप में मुझे अपने गांव, कस्बे या जिस शहर में मैं रहता हूँ, उसके नगरपालिका प्रभाग का एक नक्शा तैयार करना था। इसका उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि शहर के विभिन्न वर्गों का उपयोग कैसे किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है। फैक्ट्रियों, प्रशासनिक कार्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के स्थानों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मानचित्र तैयार करने के बाद मेरा गांव, नगर, शहर और उसका सामाजिक स्थान पर 700 शब्दों की एक रिपोर्ट की आवश्यकता थी।
इसके अतिरिक्त मेरे अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों की रिपोर्टों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण और अकादमिक परामर्शदाता के साथ चर्चा को प्रोत्साहित किया गया। मानचित्र तैयार करना। मैंने अपने शहर का एक विस्तृत नक्शा बनाकर आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, वाणिज्यिक जिलों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यालयों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित करके कार्य शुरू किया। इस प्रक्रिया में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन अनुसंधान और फील्ड दौरे दोनों शामिल थे। शहर विश्लेषण। आवासीय क्षेत्र विविध थे, जो सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के मिश्रण को दर्शाते थे। शहर के पुराने हिस्सों में पारंपरिक घरों से लेकर नव विकसित क्षेत्रों में आधुनिक अपार्टमेंट तक आवास के प्रकारों में भिन्नता को देखना दिलचस्प था। औद्योगिक क्षेत्र, कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों का स्थान एक महत्वपूर्ण पहलू था। इससे मुझे शहर की आर्थिक गतिशीलता, मौजूद उद्योगों के प्रकार और स्थानीय आबादी पर उनके प्रभाव को समझने में मदद मिली। वाणिज्यिक जिले, वाणिज्यिक केंद्र जीवंत थे, जिनमें छोटी दुकानों से लेकर बड़े मॉल तक कई प्रकार के व्यवसाय थे। इसने शहर की आर्थिक गतिविधियों और उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की विविधता पर प्रकाश डाला। शैक्षणिक संस्थान, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सघनता की पहचान करने से शिक्षा के प्रति शहर की प्रतिबद्धता का पता चला। इसने सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने पर इन संस्थानों के संभावित प्रभाव का भी संकेत दिया। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, अस्पतालों और क्लिनिकों के वितरण ने शहर के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और आबादी के विभिन्न हिस्सों तक चिकित्सा सेवाओं की पहुंच के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशासनिक कार्यालय, शहर की शासन संरचना और निवासियों के जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए सरकारी कार्यालयों और प्रशासनिक केंद्रों का पता लगाना महत्वपूर्ण था। मेरा गांव, कस्बा, शहर और उसका सामाजिक स्थान पर रिपोर्ट 700 शब्द। परिचय। मेरा शहर अपनी विविधता की समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ एक आकर्षक सामाजिक स्थान प्रस्तुत करता है, जो परंपरा और आधुनिकता को जोड़ता है। हलचल भरे बाजारों से लेकर शांत आवासीय इलाकों तक हर कोना शहरी जीवन की एक अनोखी कहानी कहता है। आवासीय गतिशीलता। ऐतिहासिक पड़ोस से लेकर नव विकसित उपनगरों तक के आवासीय क्षेत्र समय के साथ शहर के विकास को दर्शाते हैं। आवास शैलियों में विविधता पुराने और नए के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व को इंगित करती है, जो परिवर्तन के लिए शहर की अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। आर्थिक परिदृश्य। औद्योगिक क्षेत्र रणनीतिक रूप से स्थित है, जो शहर की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि करीब से देखने पर असमानताएं सामने आती हैं। कुछ क्षेत्रों में उच्च औद्योगीकरण का अनुभव होता है, जबकि अन्य अपेक्षाकृत अछूते रहते हैं। यह समावेशी विकास की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। वाणिज्यिक जीवंतता। वाणिज्यिक जिले शहर की धड़कन के रूप में काम करते हैं, जो व्यापार और व्यवसाय की ऊर्जा से स्पंदित होते हैं। छोटे व्यवसाय बड़े उद्यमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक गतिशील बाजार बनाते हैं, जो आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र। शैक्षणिक संस्थानों की सघनता ज्ञान और सीखने के प्रति शहर की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह बौद्धिक केंद्र न केवल भविष्य के कार्यबल को आकार देता है, बल्कि शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता को भी प्रभावित करता है। स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच किसी भी समाज का एक बुनियादी पहलू है, और मेरे शहर में अस्पतालों और क्लिनिकों का एक नेटवर्क है, जो अपने निवासियों की भलाई सुनिश्चित करता है। हालांकि ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच एक चिंता का विषय बनी हुई है,
जिसके लिए समान वितरण पर करीब से नजर डालने की आवश्यकता है। प्रशासनिक केंद्र। प्रशासनिक कार्यालयों की नियुक्ति शहर की शासन संरचना का प्रतीक है। सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सरकारी संस्थानों के स्थान को समझना महत्वपूर्ण है, जिनके लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तुलनात्मक विश्लेषण। मेरे अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों की रिपोर्टों के साथ जुड़ने से शहर के सामाजिक क्षेत्र पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ। टिप्पणियों और व्याख्याओं में भिन्नता ने शहरी विश्लेषण की व्यक्ति पर प्रकृति और विविध दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला। अकादमिक परामर्शदाता के साथ चर्चा। मेरे अकादमिक परामर्शदाता के साथ चर्चा एक ज्ञानवर्धक थी, जो सैद्धांतिक रूपरेखाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी, जिन्हें शहरी स्थानों की सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए लागू किया जा सकता था। प्राप्त मार्गदर्शन ने असाइनमेंट के प्रति मेरी समझ और दृष्टिकोण को परिष्कृत करने में मदद की। निष्कर्ष। अंत में इस असाइनमेंट ने मेरे शहर को परिभाषित करने वाले सामाजिक संपर्कों के जटिल जाल के प्रति मेरी सराहना को और गहरा कर दिया। औद्योगिक पैटर्न के वृहद स्तरीय विश्लेषण से लेकर आवासीय बारीकियों की सूक्ष्म स्तरीय खोज तक, हर पहलू शहर के सामाजिक स्थान में योगदान देता है। साथ ही छात्रों के साथ जुड़ने और अकादमिक परामर्शदाता से मार्गदर्शन लेने से मेरी समझ में समृद्धि की परतें जुड़ गई, जिससे शहरी अध्ययन की अंतःविषय प्रकृति पर जोर दिया गया। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय मैं केवल एक अकादमिक अभ्यास प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस शहर की जटिलताओं को सुलझाने में अपनी यात्रा का एक अंश प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे मैं अपना घर कहता हूं। आर.डी. मैकेंजी, ई.डब्ल्यू. बर्गेस, लुईस विर्थ और रॉबर्ट रेडफील्ड पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिकागो स्कूल ऑफ थॉट में महत्वपूर्ण योगदान करता है। उनमें से मैकेंजी और बर्गेस आधुनिक शोधकर्ताओं का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, जो शास्त्रीय पारिस्थितिक विचारों का उपयोग करते हैं। संकेंद्रित क्षेत्रों के बारे में बर्गेस का सिद्धांत विभिन्न समाजों में शहरी परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए लोकप्रिय बना हुआ है। मैकेंजी का आक्रमण और उत्तराधिकार का अध्ययन शहरी पारिस्थितिकी में मूलभूत प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है, जो शहरी स्थान की गतिशील प्रकृति पर प्रकाश डालता है। वह आवश्यक सेवाओं के एक साथ केंद्रीकरण और गैरविशिष्ट सेवाओं की गिरावट पर भी चर्चा करते हैं। आम तौर पर वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के करीब रहने वाले लोगों की ओर रुझान है। हालांकि परिवहन विकास के कारण प्रमुख सड़कों पर आवासीय विकेंद्रीकरण हुआ है। लुई विर्थ और रॉबर्ट रेडफील्ड ने शिकागो स्कूल में अपने गुरु रॉबर्ट ई. पार्क के तहत पारिस्थितिक दृष्टिकोण का पालन किया। अपने सुप्रसिद्ध कार्य शहरीकरण एक जीवन शैली के रूप में 1938 में विर्थ संगठनात्मक और सामाजिक मनोविज्ञान के साथ साथ शहर के 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में से एक के रूप में मानव पारिस्थितिकी पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि इन 3 दृष्टिकोणों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। मानव पारिस्थितिकी दूसरों के प्रतिस्थापन के बजाय एक पूरक के रूप में काम करेगी। विर्थ सिमेल के सहयोग और शहरी व्यक्तित्व के विकास के विश्लेषण के साथ पार्क की मानव पारिस्थितिकी को संश्लेषित करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर रेडफील्ड शहर को एक विशाल, जटिल और तेजी से बदलती दुनिया के रूप में देखता है। इसकी तुलना लोक समाज से करता है। उनके आदर्श लोक समाज में मजबूत समूह, एकजुटता वाले छोटे, पृथक, गैरसाक्षर और सजातीय समूह शामिल है। दोनों विचारक बताते हैं कि मानवीय रिश्तों को तार्किक रूप से विपरीत आदर्श प्रकारों के माध्यम से समझा जा सकता है। गहन समझ के लिए इनमें से कुछ सिद्धांतों को ब्लॉक 4 की इकाई 13 और 14 में आगे समझाया जाएगा।
आलोचना पारिस्थितिक दृष्टिकोण की 3 प्रमुख आलोचनाएं हैं। सबसे पहले यह मानता है कि शहर का विकास प्रतिस्पर्धा और चयन से जुड़ी स्वचालित शक्तियों का परिणाम है। हालांकि देवी 1950 का तर्क है कि आवासीय पैटर्न मुख्य रूप से औद्योगिक स्थानों द्वारा निर्धारित किए गए थे और उद्योग अक्सर संचार मार्गों का अनुसरण करते हैं जिनमें एक समान पैटर्न नहीं होता है। दूसरी आलोचना पारिस्थितिक अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकीय विश्लेषण से संबंधित है। रॉबिन्सन 1950 पारिस्थितिक सहसंबंध, एकत्रित डेटा के बीच और व्यक्तिगत सहसंबंध, व्यक्तिगत इकाइयों के बीच अंतर करते हैं। वह व्यक्तिगत संबंधों के साक्ष्य के रूप में पारिस्थितिक सहसंबंधों का उपयोग करने की भ्रांति की ओर इशारा करते हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत संबंधों पर अधिक जोर देते हैं। मेंजेल 1950 भी अपने शोध निष्कर्षों से रॉबिन्सन के तर्क का समर्थन करते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण की तीसरी समस्या फायरी 1945 द्वारा उजागर की गई है। उनका सुझाव है कि जब यह समझाने की बात आती है कि लोग कुछ स्थानों पर चीजें क्यों करते हैं, तो मानव पारिस्थितिकी केवल यह देखती है कि अधिकतम पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन फायरी का तर्क है कि अंतरिक्ष का अर्थ सिर्फ पैसे से परे भी हो सकता है। इसलिए किसी स्थान पर लोग जो करते हैं वह इस कारण से हो सकता है कि वे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं, न कि केवल इसलिए कि इसका आर्थिक अर्थ है। इन सीमाओं के बावजूद पारिस्थितिक दृष्टिकोण यह समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि शहर सामाजिक रूप से कैसे काम करते हैं। हॉले 1951 ने इस दृष्टिकोण पर फिर से काम किया और इसे समाजशास्त्र में फिर से लागू किया। उन्होंने कहा कि एक शहर में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, चीजें अंदर आ रही हैं, चीजें हावी हो रही हैं, लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और लोग फैल रहे हैं। ये चीजें हमें दिखाती हैं कि शहर में क्या हो रहा है और समाज कैसे बदल रहा है। शहरी समाजशास्त्र में पारिस्थितिक दृष्टिकोण शहरों में होने वाले सभी परिवर्तनों को समझने का एक तरीका है, दोनों में कि वे भौतिक रूप से कैसे दिखते हैं और लोग और समूह खुद को कैसे व्यवस्थित करते हैं। आक्रमण, उत्तराधिकार, एकाग्रता, केंद्रीकरण और अलगाव जैसे विचार वास्तव में यह समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि शहर की आबादी कैसे बदल रही है, लोग कैसे बातचीत करते हैं और शहर के भौतिक लेआउट में बदलाव के जवाब में समूह कैसे बनते हैं। इसलिए ये विचार हमें केवल अपने आप में सामाजिक परिवर्तनों के बारे में नहीं बताते हैं, वे शहर के विशिष्ट स्थानों से निकटता से जुड़े हुए हैं। आइए इन विचारों को अधिक विस्तार से जानें। 5.3 आक्रमण और उत्तराधिकार। शहर के विकास और परिवर्तन के संदर्भ में हम पारिस्थितिकी से उधार लिए गए शब्दों का उपयोग करते हैं। आक्रमण और उत्तराधिकार ये अवधारणाएं बताती हैं कि कैसे मूल्यवान शहरी क्षेत्रों में एक सामाजिक समूह दूसरे का स्थान ले लेता है। वे शिकागो स्कूल, विशेषकर बर्गेस जोनल मॉडल से जुड़े हुए हैं। इस मॉडल के अनुसार चूंकि शहर में अप्रवासी आबादी को आवास और अन्य गतिविधियों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए वे बाहर की ओर बढ़ते हैं। आक्रमण से तात्पर्य ग्रामीण लोगों से है जो नौकरियों, शिक्षा आदि के लिए शहर के केंद्र में आते हैं। यह आर्थिक रूप से वंचित अप्रवासी समूहों में अधिक आम है। वे आसपास के आवासीय क्षेत्रों में बस जाते हैं, जो वर्तमान निवासियों के जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कभी-कभी अमीर समूह शहर छोड़कर बाहरी इलाकों में जाना पसंद करते हैं, जिसे आक्रमण का एक रूप भी माना जाता है। आक्रमण शब्द का एक नकारात्मक अर्थ है
जो नए आगमन के प्रति मौजूदा निवासियों की नाराजगी को दर्शाता है। दूसरी ओर, उत्तराधिकार एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आवश्यकता पड़ने पर लोग धीरे धीरे बाहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। यह गति अचानक या एक समान नहीं है, यह उत्तराधिकार नामक चरणों में होता है। यह बाहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक आवास में पारिस्थितिक बदलाव की तरह है। उत्तराधिकार आक्रमण का पूरक है और उसके बाद होता है। ये पारिस्थितिक प्रक्रियाएं, आक्रमण और उत्तराधिकार, अक्सर तब घटित होती हैं जब जातीय अल्पसंख्यक समूह किसी क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे कई शहरी क्षेत्रों में विशिष्ट परिवर्तन आते हैं। ब्रुकलिन में जातीय आक्रमण और उत्तराधिकार के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि हमें वैश्विक सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल और राष्ट्रीय क्षेत्रीय आर्थिक परिवर्तनों पर विचार करने के लिए अपने विश्लेषण ढांचे को व्यापक बनाना चाहिए। स्थानीय आवास पैटर्न को समझने के लिए वैश्विक आय असमानताओं और जीवन में अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए संकीर्ण सोच से निपटने के लिए एक वैश्विक और समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। यह इस बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि स्थानीय पैटर्न वैश्विक कारकों से कैसे प्रभावित होते हैं। 5.4 एकाग्रता और केंद्रीकरण। शहरी समाज में एकाग्रता एक स्पष्ट प्रक्रिया है। ऐसा तब होता है जब ग्रामीण इलाकों से बहुत से लोग शहर में चले जाते हैं। यह ग्रामीण से शहरी या यहाँ तक कि शहर से शहर प्रवासन शहर की जनसंख्या में वृद्धि करता है और यह अधिक विविध हो जाता है। जब एक ही स्थान पर अधिक लोग होते हैं तो वे अधिक बातचीत करते हैं, लेकिन उनके रिश्ते कम गहरे हो सकते हैं और शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव जैसी चुनौतियां हो सकती हैं। शहरों में जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना इस संकेंद्रण प्रक्रिया का एक बड़ा संकेत है। आर्थिक गतिविधियों में कुछ शहरी केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है। इस स्थिति को ध्रुवीकरण या समूहीकरण भी कहा जाता है, जैसा कि आपने ब्लॉक 1 इकाई 2 में सीखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाजार, सूचना के स्रोत, वे स्थान जहां निर्णय लिए जाते हैं और विभिन्न हिस्सों के बीच संबंध सभी एक ही स्थान पर एक साथ आते हैं। एकाग्रता और केंद्रीकरण केंद्र से दूर के स्थानों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से सफल होना कठिन बना देता है। यह अक्सर शहर के मुख्य भाग से दूर रहने वाले लोगों के लिए अधिक चुनौतियों का कारण बनता है। चिंतन और कार्रवाई 5.2 अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी आवासीय कॉलोनी का दौरा करें। भाषा, संस्कृति, जाति, वर्ग या जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर इस कॉलोनी में रहने वाली जनसंख्या की संरचना का पता लगाएं। शहरी स्थान और सामाजिक सांस्कृतिक जड़े पर लगभग 700 शब्दों का एक निबंध लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अपने दोस्तों या साथी छात्रों के साथ अपने निबंध पर चर्चा करें। ChatGPT। शीर्षक: शहरी स्थान और सामाजिक सांस्कृतिक जड़ें, एक आवासीय कॉलोनी की विविधता की खोज। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे अपने शहर में एक आवासीय कॉलोनी की सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता की खोज करने का काम सौंपा गया था। इसका उद्देश्य भाषा, संस्कृति, जाति, वर्ग और जातीय पृष्ठभूमि के संदर्भ में इसकी जनसंख्या की संरचना का पता लगाना था। मैंने शहर के मध्य में स्थित हार्मनी हाइट्स नामक एक आवासीय कॉलोनी का चयन किया। इस निबंध का उद्देश्य हार्मनी हाइट्स में शहरी जीवन की विविध टेपेस्ट्री पर प्रकाश डालना है। भाषा में विविधता। हार्मनी हाइट्स एक समृद्ध भाषाई विविधता का दावा करता है, जो भारत के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने को प्रतिबिंबित करता है। कॉलोनी में मेरे दौरे से पता चला कि यहाँ के निवासियों के बीच कई भाषाएं बोली जाती हैं।
राष्ट्रभाषा होने के नाते हिंदी का प्रयोग आम तौर पर संचार के लिए किया जाता है। हालांकि शहर की महानगरीय प्रकृति के कारण अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है, खासकर समाज के शिक्षित और पेशेवर तबके के बीच। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मुझे तमिल, तेलुगु, बंगाली और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का एक आकर्षक मिश्रण मिला। यह स्पष्ट था कि विभिन्न राज्यों के निवासियों ने हार्मनी हाइट्स को अपना घर बनाया था। यह भाषाई विविधता न केवल भारत के भाषाई बहुलवाद को दर्शाती है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अपनाने और संरक्षित करने के लिए निवासियों की उत्सुकता को भी दर्शाती है। सांस्कृतिक विविधता। हार्मनी हाइट्स के भीतर सांस्कृतिक विविधता विभिन्न परंपराओं, रीति-रिवाजों और त्योहारों के समामेलन का प्रमाण है। निवासी अपने अपने क्षेत्रों के त्योहार मनाते हैं, जिससे पूरे वर्ष सांस्कृतिक समारोहों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनता है। अपनी यात्रा के दौरान मैंने देखा कि दिवाली बड़े उत्साह से मनाई जा रही थी, जिसमें परिवार दिए जला रहे थे और मिठाइयाँ बांट रहे थे। दूसरी ओर दुर्गा पूजा को व्यापक सजावट और जुलूसों द्वारा चिह्नित किया गया था। ये सांस्कृतिक उत्सव निवासियों को अपनी जड़ों से जुड़ने और समुदाय के भीतर अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करते हैं। जाति, वर्ग और जातीय पृष्ठभूमि। जाति और वर्ग के संदर्भ में हार्मनी हाइट्स सामाजिक-आर्थिक स्तर का मिश्रण प्रदर्शित करता है। यहाँ विविध पृष्ठभूमियों के निवासी हैं, जिनमें पेशेवर, व्यवसायी और सेवा कर्मी शामिल है। यह विविधता कॉलोनी के भीतर एक समृद्ध सामाजिक आदान-प्रदान सुनिश्चित करती है। स्पष्ट जाति आधारित विभाजन की अनुपस्थिति विशेष रूप से चौंकाने वाली थी। निवासियों को मतभेदों की तुलना में अपनी समानताओं में अधिक रुचि दिखाई दी। इसका श्रेय शहरी परिवेश को दिया जा सकता है, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जाति के महत्व को कम कर देता है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हार्मनी हाइट्स जैसे शहरी स्थानों में जाति आधारित भेदभाव अभी भी मौजूद हो सकता है, भले ही कम स्पष्ट रूप से। जातीय पृष्ठभूमि भी विविध है। निवासी देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय व्यंजनों, कपड़ों की शैलियों और परंपराओं का मिश्रण होता है। यह संलयन एक जीवंत वातावरण बनाता है, जहां विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के लोग सौहार्दपूर्वक सहअस्तित्व में रहते हैं। चिंतन और कार्रवाई। हार्मनी हाइट्स की मेरी यात्रा ने शहरी स्थानों और सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों के बीच जटिल अंतर्संबंध में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसने इस विचार को पुष्ट किया कि शहर अपनी तेज गति और महानगरीय प्रकृति के बावजूद विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का मिश्रण है। इसके अलावा इस अनुभव ने व्यापक समाज की संस्कृति को अपनाते हुए किसी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। हार्मनी हाइट्स के निवासी अपनी जड़ों को बनाए रखने और शहरी जीवन शैली को अपनाने के बीच संतुलन बनाने में कामयाब रहे हैं। साथ ही छात्रों के साथ चर्चा। अपनी यात्रा के दौरान मुझे अपने इग्नू अध्ययन केंद्र में साथी छात्रों के साथ चर्चा में शामिल होने का अवसर मिला। शहरी स्थानों और सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों के बीच संबंधों पर उनके दृष्टिकोण को सुनना ज्ञानवर्धक था। कई छात्रों ने शहरी समुदायों के भीतर सांस्कृतिक विविधता और एकता के महत्व पर जोर देते हुए समान अनुभव साझा किए। अंत में हार्मनी हाइट्स की मेरी खोज ने विविधता और सांस्कृतिक बहुलवाद की सुंदरता को रेखांकित किया, जो भारत में शहरी स्थानों की विशेषता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हलचल भरे शहरों में भी व्यक्ति अलग-अलग पृष्ठभूमि के अन्य लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक सहअस्तित्व रखते हुए अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रख सकते हैं।
इस अनुभव ने शहरी जीवन की जटिल गतिशीलता और समकालीन भारत में सांस्कृतिक पहचान के लचीलेपन के बारे में मेरी समझ को गहरा कर दिया है। विभिन्न जातीय समूहों की सघनता शहरी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे एक ऐसे तरीके के रूप में देखा जाता है जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शहरों में एक दूसरे के करीब रहते हैं। ऐसा उनके सामाजिक और आर्थिक मतभेदों के कारण होता है। शोध से पता चलता है कि कुछ जातीय समूह दूसरों की तुलना में एक दूसरे के अधिक करीब रहते हैं। एक ही जातीय पृष्ठभूमि के लोगों के पास रहने से उनके सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन के पसंदीदा तरीकों को संरक्षित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली में चित्तराजन पार्क नामक एक जगह है जहां बहुत सारे बंगाली लोग रहते हैं। पुरानी दिल्ली में मुस्लिम लोगों की सघनता है और नई दिल्ली के लाजपत नगर में आपको कई पंजाबी प्रवासी एक साथ रहते हुए मिलेंगे। इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शहरों में व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियां कैसे व्यवस्थित की जाती है। उन्हें बड़ी इकाइयों में एक साथ समूहीकृत किया जाता है और पदानुक्रमित रूप से संरचित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ व्यवसाय दूसरों की तुलना में बड़े और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण की यह प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, आज बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के उदय से बहुत पहले। ये बड़े निगम कई अलग-अलग देशों में काम कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी अपने मुख्य कार्यालयों से नियंत्रित होते हैं, जो अक्सर यूरोप या उत्तरी अमेरिका के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में स्थित होते हैं। आर्थिक शक्ति का यह संकेंद्रण, जहां कुछ बड़े मालिकों का बहुत अधिक प्रभाव होता है, उन्नत पूंजीवाद की एक प्रमुख विशेषता है। इसका मतलब यह भी है कि इन शक्तिशाली व्यवसायों का न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि राजनीति पर भी व्यक्तिगत राष्ट्र-राज्यों से भी अधिक नियंत्रण है। विशिष्ट स्थानों पर कुछ आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण धन को तेजी से इधर-उधर ले जाने में मदद करता है, जो मुनाफा कमाने के लिए महत्वपूर्ण है। बॉक्स 5.1 भौतिक विकास और स्थानिक पैटर्न। बॉम्बे। ब्रिटिश शहर बॉम्बे का निर्माण बॉम्बे द्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में किया गया था, जो 7 अलग-अलग द्वीपों से बना था। यह बंदरगाह के बगल में स्थित था। इस शहर का हृदय बॉम्बे कैसल था, जो व्यापार गतिविधियों पर शासन करने, सुरक्षा करने और देखरेख करने के केंद्र के रूप में कार्य करता था। शहर के 2 मुख्य भाग थे। दक्षिणी भाग पर यूरोपीय व्यापारियों का निवास था और उत्तरी भाग पर भारतीय व्यापारियों का कब्जा था। द्वीप के शेष हिस्से ज्यादातर ग्रामीण थे और उत्तर में माहिम शहर को छोड़कर केवल कुछ छोटी बस्तियां और गांव थे। 5.5 पृथक्करण। शहरी समाज में अलगाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, वे तेजी से विभिन्न समूहों में विभाजित हो रहे हैं, जो उनके पास कितना पैसा है, उनकी सामाजिक स्थिति, जैसे उनकी जातीयता या वर्ग, और अन्य कारकों के आधार पर है। यह विभाजन इसलिए होता है क्योंकि लोग शहर के विभिन्न हिस्सों में रहने लगते हैं। आप ऐसा होते हुए आसानी से देख सकते हैं, और यह विभिन्न पड़ोसों के बीच अंतर को और भी बड़ा कर देता है। इस बारे में बहुत सारे शोध हुए हैं और सबसे बड़े शहरों में सबसे अधिक अलगाव होना आम बात है। इसलिए लोगों के जितने अधिक अलग-अलग समूह एक शहर में फैले हुए हैं, वे सामाजिक रूप से उतने ही दूर हैं। यह अलगाव इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शहर में अधिकाधिक भूमि और सेवाओं पर बाजार का नियंत्रण होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग अक्सर अच्छे पड़ोस में रहने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। यह असमानता लोगों के आवास के प्रकार से संबंधित हो सकती है
और आप इसे पड़ोस की स्थापना के तरीके में देख सकते हैं। लोगों के पास एक दूसरे के निकट या दूर रहने की इच्छा के अलग अलग कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे कमोबेश कुछ विशेष प्रकार के लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इससे उनके व्यवहार पर असर पड़ सकता है। कभी कभी अलगाव अन्य कारणों से होता है, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक दूसरे के करीब रहने से अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव पैदा होते हैं। इन प्रभावों के कारण लोग जहां रहते हैं उसके बारे में सर्वोत्तम निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। बॉक्स 5.1 स्कूल छोड़ने वाले बच्चे और आवासीय स्थान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMAI) ने एक सुझाव प्रस्तावित किया है जो कई लोगों को अच्छा लग सकता है। वे गणित और अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय बनाने की सलाह देते हैं, जिसका अर्थ है कि छात्रों को माध्यमिक विद्यालय में आगे बढ़ने के लिए उन्हें उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुझाव अकारण नहीं है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किए गए शोध पर आधारित है। शोध से पता चलता है कि 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रमोशन के लिए सभी परीक्षाएं पास करना एक आवश्यकता बन जाती है। शोध उन लोगों के समूहों को भी तोड़ता है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। प्राथमिक ड्रॉपआउट सामाजिक रूप से वंचित समूहों से हैं, जिनमें मुस्लिम, अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) शामिल है, जो आवृत्ति के घटते क्रम में सूचीबद्ध है। इसके विपरीत उच्च जाति के लोग स्कूल छोड़ने वालों में केवल 4% है। ये निष्कर्ष उस रूढ़िवादिता को चुनौती देते हैं कि कम बुद्धि स्कोर वाले व्यक्ति कम शैक्षणिक स्कोर प्राप्त करते हैं। तो सामाजिक रूप से वंचित समूह अंग्रेजी और गणित में खराब प्रदर्शन क्यों करते हैं? पूर्वी दिल्ली की एक पुनर्वास कॉलोनी की अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से संबंधित 4 बच्चों की एक अनपढ़ मां ने अपना दृष्टिकोण साझा किया। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। मेरे जीजाजी चाणक्यपुरी में रहते हैं और उनके बेटे की सुप्रीम कोर्ट में अच्छी नौकरी है और वह हर महीने 6,000 रुपए कमाते हैं। उसका काम सरल है, वह वकीलों को अगले दिन के मामलों की सूची के बारे में सूचित करता है। लेकिन त्रिलोकपुरी में रहने के कारण मेरा कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर सका और न ही कोई पक्की नौकरी हासिल कर सका। आप जहां रहते हैं वह स्थान परीक्षा में आपके प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आप जिस इलाके में रहते हैं वह कम परीक्षा स्कोर में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक हो सकता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में मंगलवार 11 जुलाई 2006 को प्रकाशित प्रोफेसर तुलसी पटेल के लेख 2 और 2.5 से उद्धृत उद्धरण। आवासीय पृथक्करण पर विभिन्न अध्ययनों, विशेष रूप से अमेरिकी शहरों में, ने नस्लीय मुद्दों पर एक मजबूत फोकस दिखाया है। बड़े शहर अक्सर सबसे पृथक क्षेत्रों की सूची में आते हैं। मैसी और डेंटन, 1993। यहाँ अलगाव का मतलब है कि विभिन्न जनसंख्या समूहों को स्थानीय या क्षेत्रीय आवास प्रणाली के भीतर समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। यह असमानता मुख्य रूप से कार्यकाल से संबंधित हो सकती है, जिसका अर्थ है कि स्थानिक अलगाव के कारण लोगों के आवास के प्रकार में अंतर होता है। स्थानिक जुड़ाव की सीमा एक छोर पर पूर्ण समानता से लेकर दूसरे छोर पर पूर्ण अंतर तक भिन्न होती है। रॉबर्ट पार्क का मानना था कि सामाजिक संबंध स्थानिक संबंधों से निकटता से जुड़े हुए हैं। आवासीय पृथक्करण का स्तर सीधे सामाजिक दूरी से जुड़ा हुआ है। मानव पारिस्थितिकी विज्ञानी इस बात पर जोर देते हैं
कि मानव आबादी और सामाजिक संस्थाओं का स्थानिक वितरण व्यापक रूप से ज्ञात है, लेकिन कई सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अक्सर इसे गलत समझा जाता है। पूर्वौद्योगिक शहरों में अलगाव की विशेषताएं भी देखी गई। गिदोन सोजबर्ग फेज, मोरक्को और अलेप्पो, सीरिया जैसे स्थानों में कठोर सामाजिक अलगाव का पता लगाते हैं, जिसके कारण अलग अलग क्वार्टर या वार्ड का निर्माण हुआ। ये क्वार्टर तीव्र स्थानीय सामाजिक विभाजनों को दर्शाते हैं, जिनमें जातीय समूह अलग अलग वर्गों में रहते हैं और व्यावसायिक समूह, जो कभी-कभी जातीय रूप से विशेषता रखते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। अक्सर एक विशेष सड़क या सेक्टर लगभग विशेष रूप से एक विशिष्ट व्यापार के सदस्यों द्वारा बसा हुआ था। सोजबर्ग मध्ययुगीन यूरोप और आधुनिक अफगानिस्तान के उदाहरण भी देते हैं, जहां सड़कों के नाम सुनार की सड़क जैसे थे और बहिष्कृत समूह शहरों की परिधि पर रहते थे। पृथक्करण प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रभावित करता है कि व्यक्ति कहाँ रहना चुनते हैं, इन विकल्पों के पीछे के कारणों की परवाह किए बिना। शहरी समाज ने भाषा, संस्कृति और जातीयता के आधार पर अलगाव का अनुभव किया है। ऊपर वर्णित सभी पारिस्थितिक प्रक्रियाएं शहरी समाज की सामान्य संरचना और गतिशीलता को प्रकट करती है। ये पैटर्न आम तौर पर विभिन्न शहरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बर्गेस का संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल उत्तराधिकार और आक्रमण की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जबकि एकाग्रता और केंद्रीकरण आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप विभिन्न विकास पैटर्न का वर्णन करता है। सबसे बढ़कर शहरी स्थान के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में अलगाव सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह दुनिया भर में मौजूद है और जाति, वर्ग, व्यवसाय आदि के संदर्भ में सामाजिक असमानता को कायम रखता है। इसलिए शहरों के विकास में न केवल जनसंख्या में वृद्धि शामिल है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के आधार पर विभिन्न सामाजिक समूहों से जुड़े आकस्मिक परिवर्तन और आंदोलन भी शामिल है। 5.7 निष्कर्ष। शहरी समाजशास्त्रीय सिद्धांत हमें समय के साथ और विभिन्न स्थानों में शहरी सामाजिक जीवन की संरचना, आकार और परिवर्तनों को समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण रहा है। शहरों और उनकी सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन विभिन्न चरणों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिसमें विकासवादी दृष्टिकोण, द्विभाजित दृष्टिकोण, जिसे आदर्श विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, और पारिस्थितिक दृष्टिकोण शामिल है। पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य के विकास ने शहरी समुदायों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पहले के सिद्धांतों के आधार पर इसमें पर्याप्त परिवर्तन और सुधार हुए हैं। विशेष रूप से मानव पारिस्थितिक सिद्धांत संतुलन और परिवर्तन की विकासवादी प्रकृति पर जोर देने के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट पार्क ने शहरी क्षेत्रों के भीतर सामाजिक जीवन के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करके महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बसे हुए मानव स्थानों और आवास, व्यवसाय, विभिन्न संस्थानों, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों के साथ उनके संबंधों की जांच की। यह दृष्टिकोण E.W. बर्गेस, R.D. मैकेंजी, लुई विर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड और अन्य जैसे विद्वानों द्वारा किए गए अनुभवजन्य शोध के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था। हालांकि किसी भी सिद्धांत की तरह पारिस्थितिक दृष्टिकोण की भी अपनी सीमाएं हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह गलत धारणा है कि शहरी विकास स्वचालित रूप से होता है और इसका पूर्वाग्रह जैविक प्रणालियों के प्रति है। इसके अतिरिक्त इसे पारिस्थितिक और व्यक्तिगत सहसंबंधों के सांख्यिकीय उपयोग के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बना हुआ है। शहरी समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल ने शहरी घटनाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में डंकन 1959 और हॉले 1950 के काम ने इसके महत्व को रेखांकित किया। हॉले ने पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का एक गतिशील मॉडल विकसित किया, जिसमें उनका विश्लेषण 4 पारिस्थितिक सिद्धांतों पर केंद्रित था: परस्पर निर्भरता, प्रमुख कार्य, भेदभाव और प्रभुत्व। उनका तर्क है कि ये सिद्धांत उन अपरिवर्तनीय स्थितियों के बारे में कुछ मूलभूत धारणाओं पर आधारित है जिनमें मानव आबादी खुद को पाती है। इसलिए मानव पारिस्थितिक मॉडल समकालीन शहरी समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली प्रतिमान बना हुआ है।